हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ये हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 24 है और इस लेक्चर में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों का लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का। इसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बाबू, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज कहलाता है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। दैट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां पर बात समझने वाली यह है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज कहलाएगा जो कि सॉल्यूट के नंबर, सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा और सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मीनिंग यह हुआ छोटो कि आप ग्लूकोज को ले लो, यूरिया को ले लो, शुगर को ले लो, अगर ये तीनों का अमाउंट सेम है, तीनों का अमाउंट क्या है, सेम है, तो तीनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहां पे लॉजिकल बात यह है कि अगर दे सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब यह हुआ कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही पकड़े आप। अगर दी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज केवल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है और सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? समझ गए बाबू? तो हम लोगों का जो डिस्कशन होगा उसमें सॉल्यूट को हम लोग नॉन वोलेटाइल लेंगे और सॉल्वेंट को हम लोग वोलेटाइल लेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम लोगों ने लिया तो सॉल्यूट सॉलिड ही होना चाहिए। सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है और कुछ ऐसे भी लिक्विड्स हैं जो कि नॉन वोलेटाइल होते हैं। समझ गए? तो हमारा डिस्कशन जो होगा छोटे, यहां पे देखना है आपको कि सॉल्यूट टू बी नॉन वोलेटाइल एंड सॉल्वेंट टू बी वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब चेंज इन वेपर फेज। समझ गए? तो क्या समझा वो बताओ। वैसा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का जो कि डिपेंड करता हो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, लेकिन डिपेंड नहीं करता हो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, सॉल्यूट कैसा है, इसका मतलब डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। दैट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ गए छोटू? क्लियर दैट? तो आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं डायग्राम के थ्रू। मैंने कंटेनर लिया छोटे, यहां पे मैंने लिक्विड सॉल्वेंट वाटर ले लिया। यहां पर सरफेस पे केवल वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसे आप इसको हीट करोगे ये वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर बनेगा। जैसा कि हम लोग अभी तक ये मानते आ रहे हैं कि सॉल्यूट को ए मानते हैं और सॉल्वेंट को बी मानते हैं। तो राउल्ट्स लॉ में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट को पीए हम लोग कहते थे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को पीबी कहते थे। और जब कंटेनर में केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स रहता था तो उसे हम लोग कहते थे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और जब कंटेनर में केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स रहता था तो उसे हम लोग कहते थे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्वेंट मैंने वाटर लिया, कंटेनर में केवल वाटर है, आप इसको हीट करोगे तो सरफेस पे केवल किसका मॉलिक्यूल है अभी, वाटर का, तो वेपर में कन्वर्ट होगा। ये किसका वेपर प्रेशर कहलाएगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कहलाएगा। पी नॉट बी मान लो। सपोज करो कि मैंने ये माना यहां पर वेपर प्रेशर जो है
60 mm ऑफ HgL। समझ गए? अब मैंने कंटेनर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया। ध्यान देना छोटे बाबू, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करोगे तो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आएंगे। सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ साथ सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स आएंगे। यहां पे सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है, तो जो वेपर प्रेशर बनना चाहिए वो वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, यानी उससे क्या बनेगा, कम बनेगा। तो हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था उससे ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। यानी कि ये जो वेपर बनेगा इसे हम लोग कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग पी टोटल मानते हैं। मान लो ये इससे कम बनेगा, क्यों? क्योंकि यहां सरफेस पे केवल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल था, वेपर में कन्वर्ट हुआ। यहां पे सरफेस पे सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स आ गया और सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है। इस कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या बनेगा, कम बनेगा, यानी कम होगा वेपर प्रेशर। किससे? प्योर सॉल्वेंट से। तो जैसे सॉल्यूट इसमें आप डिजॉल्व किए तो सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। क्यों? कि सॉल्यूट तो भी नॉन वोलेटाइल, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल्स आ जाता है। समझ गए छोटू? क्लियर है? तो पी टोटल हम ले लिए 55 mm ऑफ Hg। अब मुझे बताओ, अगर हम यहां पे सॉल्यूट मान लिए कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है .01 मोल ऑफ ग्लूकोज, जो कि आपका सॉल्यूट है। ग्लूकोज क्या है छोटे? सॉल्यूट है। सेम अमाउंट हम ले लिए 0.01 मोल ऑफ यूरिया। यूरिया भी क्या लिए यहां पे हम? सॉल्यूट लिए। अब बताओ छोटे बाबू, ग्लूकोज और यूरिया दोनों आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। यहां पर जब केवल वाटर मॉलिक्यूल्स था तो सरफेस पे केवल वाटर मॉलिक्यूल मिला हम लोगों को। तो जैसे इसको हीट करेंगे तो वेपर में चेंज होगा। यहां पर केवल वाटर है इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? जाएगा, जिसे हम कहते हैं P0B, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जैसे इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। क्यों? कि जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे बाबू तो सरफेस पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ साथ सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल आ जाएगा, लेकिन सॉल्यूट यहाँ पे नॉन वोलेटाइल है तो यहां पर जो सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलने से सॉल्यूशन बना तो यहां पर केवल सॉल्वेंटेड वेपर में चेंज कर रहा है। तो इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन? इसके कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि सॉल्यूट तो भी नॉन वोलेटाइल। इस कंडीशन में छोटे आप इसे पी टोटल कहोगे। क्यों कहोगे? क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिल गया, सॉल्यूशन बन गया। तो पी टोटल बराबर 55 mm ऑफ Hg, यानी कि 60 mm से मैंने 5 mm कम लिया, क्योंकि इससे ये प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अब समझो, आपने लिया 0.01 मोल ऑफ ग्लूकोज और 0.01 मोल ऑफ यूरिया, दोनों का अमाउंट तो सेम है,
लेकिन दोनों अलग अलग सॉल्यूट है, ग्लूकोज है, यूरिया है। तो आपने क्या पढ़ा, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो नंबर तो दोनों का सेम है, क्लियर दैट, नंबर क्या है, सेम है, क्योंकि एक मोल में Na पार्टिकल्स होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23, और दोनों का मोल सेम है, तो मोल से Na को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपने क्या बोला, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो दोनों का नंबर तो सेम है क्योंकि मोल सेम है, बट डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। बिल्कुल सही, ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका यूरिया है, दोनों अलग अलग नेचर का है। क्लियर दैट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। का मतलब यह हुआ बाबू कि 0.01 मोल ऑफ ग्लूकोज और 0.01 मोल ऑफ यूरिया, दोनों का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे जब हम टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बताएंगे तो ये फिगर भी बना रहेगा, इस फिगर से सारा हम आपको समझाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर दैट। तो आप डेफिनेशन क्या समझा छोटू, आ जाओ। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज शॉर्ट फॉर्म सी डॉट पी। अब हम बार बार सी डॉट पी लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज शॉर्ट फॉर्म सी डॉट पी, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट do not depend upon the nature of solute particles are called qualitative properties। समझ में आ गया छोटू, क्लियर दैट। एग्जांपल 0.01 mole of urea and 0.01 mole of glucose have same qualitative property in solution। बिल्कुल सही, हम अभी तुरंत qualitative property का टाइप लेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 40 molecules of urea and 40 molecules of glucose have same qualitative properties in solution। बिल्कुल सही, समझ गए छोटू, क्लियर दैट, समझ गए। तो आइए आप इसको लिख लिए होंगे, मिटाएं इसको, डायग्राम बना रहेगा, इसी डायग्राम बेसिस पे सारा हम समझाएंगे आपको। तो आप कर सकते हो छोटो, सर सीपी का मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इसका मतलब केवल नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो आप कर सकते हो छोटो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यस, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ेगा। आप ये भी कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मोल बढ़ने से पार्टिकल्स भी बढ़ता है, क्योंकि एक मोल में Na पार्टिकल्स होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो जैसे से मोल बढ़ेगा उसे से पार्टिकल्स भी बढ़ेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन इक्वल टू द होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी मोल बढ़ने से मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा, अब मोल फ्रैक्शन जब बढ़ेगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ेगा, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। समझ गए छोटू। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूल की बात हम तब करेंगे जब सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होगा। क्लियर दैट, समझ गए छोटो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट, आयन की बात तब हम करेंगे जब सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाएगा। इन द सॉल्यूशन
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि छोटे अभी जो हमारा डिस्कशन होगा इस पे होगा, अब बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट पे, समझ लो। अभी आपने कहा कि सर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज कहलाता है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी कि कहा जाए तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वह प्रॉपर्टीज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। मेरे दोस्त, अगर दिस सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा इसका मतलब वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही। तो इस बेसिस पे आप ये कह सकते हो छोटो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यस, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। या अभी भी कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल सही, क्योंकि एक मोल में एन पार्टिकल्स होता है, मोल बढ़ाते जाओ पार्टिकल भी बढ़ते जाएगा। आप भी कह सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यस, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। यस, मॉलिक्यूल की बात तभी करना छोटे इन द सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जब सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसका मतलब जब वह एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा तो डिसोसिएट नहीं होगा। समझ गए छोटू? तो अभी हम लोग जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वैसे सॉल्यूट को लेंगे जो डिसोसिएट नहीं होगा, किसमें? एक्वा सॉल्यूशन में। उसके बाद हम लोग जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे तो वैसे सॉल्यूट को लेंगे जो एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। समझ गए? तो इलेक्ट्रोलाइट उसे कहा जाता है जो कि डिसोसिएट हो जाए एक्वा सॉल्यूशन में। समझ गए छोटू? नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट, आयन की बात हम तब करेंगे छोटे जब इलेक्ट्रोलाइट क्या हो? बोलो, जब इलेक्ट्रोलाइट क्या हो? एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद वो क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए। यानी कि हम ये बात करेंगे नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट की बात तभी करेंगे छोटे हम लोग, ध्यान देना, नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट की बात छोटे हम लोग तभी करेंगे जब हमारा सॉल्यूट क्या हो? इलेक्ट्रोलाइट हो, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाए? डिसोसिएट हो जाए। तो मैंने लिखा इन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गई बाबू? क्लियर दैट? तो अभी हमारा डिस्कशन होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट की बात तब करेंगे इन द सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी हम जो भी सॉल्यूट लेंगे छोटे उसमें वैसे सॉल्यूट आएंगे जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होंगे। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे सॉल्यूट को लेंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइट होंगे, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। क्लियर दैट? पहले ये, उसके बाद ये हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ गए छोटे? इसको मिटाए, आइए देख लिए होंगे आप। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान देना, सी डॉट पी को हम लोग छोटे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। क्लियर है? नंबर फर्स्ट, रिलेटिव लॉरिंग of vapor pressure of the solvent। ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ाए हुए हैं जब हम लोग राउल्ट्स लॉ डिस्कस कर रहे थे। ऐसे एक बार और देखेंगे आज। ये आप एक बार पढ़े हुए छोटे। क्लियर दैट? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट of the solvent। तीसरा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट
द सॉल्वेंट। चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है छोटे, तो आइए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो जैसा कि मैंने आपको राउल्ट्स लॉ में पढ़ाया था कि P नॉट बी माइनस P टोटल को हम लोग कहते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब P नॉट बी माइनस P टोटल बाय P नॉट बी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था आपको राउल्ट्स लॉ में, जहां पे P नॉट बी है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P टोटल इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P नॉट बी तो आप समझ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अब आइए, ये कंटेनर है, इसमें केवल वाटर मॉलिक्यूल्स है, यानी कि सरफेस पे केवल मुझे वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जब इसको हम हीट करेंगे ये वेपर में कन्वर्ट होगा, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कहलाएगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या कह सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट को हम लोगों ने बी माना, P नॉट बी और 60 mm ऑफ Hg। तो मैंने क्या बोला कि जब हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का स्टडी कर रहे हैं तो सॉल्यूट को अभी हम लोग ले रहे हैं नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, फिर बाद में हम लोग लेंगे इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन हर समय सॉल्यूट को नॉन वोलाटाइल ही लेना है। समझ गए? तो सॉल्यूट अगर नॉन वोलाटाइल है तो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपर में चेंज करेगा। कब? जब वो सॉल्यूशन बनेगा। तो यहां पर मान लो केवल वाटर मॉलिक्यूल पहले से था, फिर आपने सॉल्यूट को इसमें डाला, तो पहले सरफेस पे केवल वाटर मॉलिक्यूल था, फिर आपको सॉल्यूट का मॉलिक्यूल आ गया। जब इसको हीट करोगे तो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होगा, सॉल्यूट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन सरफेस पे सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल है, तो इसके कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो आप कहते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी कि P टोटल को 55 mm ऑफ Hg। सॉल्यूट क्या लिया? सॉल्यूट आप ले लिए, एक में ग्लूकोज, एक कंडीशन में ग्लूकोज, एक कंडीशन में यूरिया। तो ग्लूकोज का मोल लिए 0.0 मोल, यूरिया का भी मोल लिए 0.0 मोल, तो दोनों का अमाउंट क्या है? सेम है। तो दोनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या आएगा? सेम आएगा। क्यों? अगर दी छोटे आप 0.01 मोल ऑफ ग्लूकोज भी इसमें डालोगे तो यही वेपर प्रेशर बनेगा, और 0.01 मोल ऑफ यूरिया भी डालोगे तो यही वेपर प्रेशर बनेगा। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 60 mm ऑफ Hg है। तो यहां पे आप कह सकते हो 60 माइनस P टोटल है आपका 55 बाय P नॉट बी, इसे कहा जाता है, P नॉट बी का वैल्यू पुट कर दें तो 60, इसे कहा जाएगा, जो वैल्यू आएगा बाबू रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट आपका एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, जो केवल डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, और डिपेंड नहीं करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। यानी कि अगर यहां पर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 0.01 मोल ऑफ ग्लूकोज डालेंगे तो यही वेपर प्रेशर बनेगा 55 mm ऑफ Hg, और आप यूरिया भी डालेंगे 0.01 मोल तो यही वेपर प्रेशर बनेगा 55 mm ऑफ Hg, क्योंकि दोनों तो नॉन वोलेटाइल है और ये नेचर पे डिपेंड तो नहीं कर रहा है, अमाउंट क्या है? सेम है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बनेगा यहाँ पे टोटल का सेम बनेगा। समझ गए छोटू? क्लियर दैट? कोई दिक्कत? क्योंकि सॉल्यूट तो भी नॉन वोलेटाइल। दूसरा है छोटे, पहला तो आप समझ गए। दूसरा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सबसे पहले हम अभी बॉइलिंग पॉइंट के आगे बात करेंगे, केवल सुन लो। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 atm के बराबर हो जाता है,
वह टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है छोटे। अब बताओ, यहां पे प्योर सॉल्वेंट है, मान लो कि यहां पे सॉल्वेंट आपका वाटर है, तो वाटर का यहां पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो यहां पर जब केवल वाटर था छोटे, तो सरफेस पे केवल वाटर का मॉलिक्यूल था, तो यहां पे वाटर केवल वेपर में चेंज हुआ, प्योर वाटर, इसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसका बॉइलिंग को 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे यहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा कम, क्योंकि सरफेस पे सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल आ गया, सॉल्यूट क्या नॉन वोलेटाइल, तो यहां पे इसका वेपर प्रेशर क्या होगा कम। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जाएगा। क्यों, आप जानते हो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बारीकी से पढ़ाया था। यानी कि यहां पर मान लो 102 डिग्री या 104 डिग्री 105 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। समझ गए बात को, क्योंकि सॉल्यूट यहां पे क्या है नॉन वोलेटाइल है। तो आप जानते हो जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, उसे हम कहते हैं आपको क्या बोलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। तो छोटे यहां पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आया वेपर प्रेशर कम हो गया, तो आप कहते हो कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। जब बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर का है तो वेपर प्रेशर कम हो गया, क्यों, क्योंकि सरफेस पे सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। इस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा इससे ज्यादा होगा बाबू, तो दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब बढ़ना, एलिवेशन का मतलब बढ़ना, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है इंक्रीज कर जाना, और डिप्रेशन का मतलब घट जाना। समझ गए छोटू, तो इसका यानी कि यहां पर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है जो वेपर में बनेंगे, इससे यहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 3, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ध्यान दो, इस कंटेनर में प्योर वाटर है, केवल वाटर है, तो यहां पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है। जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालोगे तो वो फ्रीज करेगा कितना में, निगेटिव में जाएगा, कितना में जाएगा, मान लो -2 -3, क्लियर दैट, निगेटिव में जाएगा, और जैसे निगेटिव में जाएगा तो क्या हुआ घट गया, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। इसे कहा जाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। यहां पे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहां पे जैसे जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया, इस कंडीशन पे यहां पर जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा, जो कि हम बारीकी से आपको सब डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। इसे कहता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे। ध्यान देना, अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा है सॉल्यूट टू बी नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट टू बी वोलेटाइल। यहाँ पे सॉल्यूट को हम लोग ले रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी नाइदर डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इसको हम लोग डिटेल से अलग से पढ़ेंगे। तो चलिए, आप तो समझ गए सारी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, सारा हम लिख देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। अभी तो टेलर है, अभी हम एक एक करके सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का स्टडी हम लोग करेंगे। समझ गए छोटू, क्लियर है? इसको आप लिखिए, फिर हम लोग अब एक एक करके सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। आइए इस नोट को पहले देख लो, उसके बाद इसको लिखना। All 4 qualitative properties, यानी कि relative lowering of vapor pressure of the solvent, elevation of boiling point of the solvent, depression of freezing point of the solvent, osmotic pressure of the solution depend upon the nature of solvent only. क्लियर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। And in our discussion, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, we will take solute to be non volatile, solute को हम लोग non volatile लेंगे, and नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अभी हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को लेकर के चलेंगे, बाद में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को भी लेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाएगा, एंड सॉल्वेंट टू बी वोलेटाइल। तो ये तो आप समझ गए,
ये तो आप समझ गए। डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट में भी वही था छोटू, यहां पर केवल वाटर था जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सरफेस में केवल वाटर का मॉलिक्यूल था। यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया, तो सरफेस पे सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल आ गया जो कि वेपर में चेंज नहीं करेगा। तो वेपर में चेंज नहीं करेगा, इस वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, यानी कि निगेटिव में जाएगा। इसलिए कहा जाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। जब एक एक करके सब बताएंगे और बहुत बारीकी से हम लोग स्टडी करेंगे। अब इसको कंप्लीट हो गया, अब इसको लिख लो। तो आइए छोटू, अब हम लोग फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ऐसे ऑलरेडी हम लोग ये राउल्ट्स लॉ में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। इसका सारा कंसेप्ट हम आपको समझा चुके हैं कि जब प्योर सॉल्वेंट है तो उसका जो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, कब, जब उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे और उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। सारा हम डायग्राम से आपको समझा चुके हैं, केवल देखना है। When a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, then the vapor pressure of solvent decreases या lower, बिल्कुल सही। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि जब प्योर सॉल्वेंट था तो सरफेस पे केवल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल था, तो उसका वेपर प्रेशर क्या था, ज्यादा था। लेकिन जैसे हम कंटेनर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे तो सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल आएगा, तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वहां पे क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट का जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए उतना नहीं होगा, क्योंकि सरफेस पे कौन सा मॉलिक्यूल्स आ गया, सॉल्ट का भी मॉलिक्यूल आ गया, और वहां पे केवल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल था। तो यहाँ पे जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गया तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, सॉल्ट का भी मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गया। क्लियर है, समझ, सरफेस तो लिमिटेड है एरिया भाई। That is the vapor pressure of solution is always lower than vapor pressure of pure solvent. Yes, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, अभी डायग्राम में मैंने आपको बताया था, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप ऐड किए थे तो क्या वेपर प्रेशर कम था कि नहीं। यस, तो मैंने कहा बाबू दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ गए, बिकॉज द एस्केपिंग, जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, बिकॉज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीज ड्यू टू लेजर यानी कम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट सरफेस एरिया। यस, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी आ गया था। क्लियर दैट, लेट पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए। इफ सॉल्वेंट इज वाटर देन इज वेपर प्रेशर 1 atm। अगर इस सॉल्वेंट वाटर होगा, वेपर प्रेशर 1 atm होगा। पी टोटल पावर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं छोटे, P नॉट बी माइनस P टोटल इक्वल टू द लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, पढ़ चुके हैं। अब P नॉट बी माइनस P टोटल बाय P नॉट बी इक्वल टू द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, किसमें, राउल्ट्स लॉ में। तो अब इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूट का वेट कैसे निकलेगा, वो फार्मूला, ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, किसमें, राउल्ट्स लॉ में। क्लियर है, इसे लिख लो छोटे। हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ में डिस्कस किया था कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। चलिए उसको एक बार और लिख देते हैं आपके लिए। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको मैंने प्रूव भी किया था छोटे, आप देखिएगा राउल्ट्स लॉ जब मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसमें आपको ये प्रूफ मिल जाएगा। इस बेसिस पे आप कर सकते हो, देयरफॉर P नॉट बी माइनस P टोटल बाय P नॉट बी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को X से। क्लियर दैट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ का फार्मूला होता है बाबू, जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना होगा उसका मोल बटे टोटल मोल, तो X से बराबर कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जहां तक हम जानते हैं चूंकि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का मोल बहुत ज्यादा होता है, किससे, सॉल्यूट से। इस बेसिस पे आप कर सकते हो कि Na प्लस Nb लगभग Nb के बराबर। Na को यहां से क्या करें हम लोग, निगलेक्ट कर देंगे। क्लियर है, देयरफॉर P नॉट बी माइनस P टोटल बाय P नॉट बी इक्वल टू द Na बाय Na प्लस Nb की जगह Nb लिखेंगे हम लोग,
तो मोल का फॉर्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का भी देख रहे, ध्यान दीजिएगा। Na क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट WA/Ma बाय NB मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट WB/MB। तो P नॉट बी माइनस P टोटल बाय P नॉट बी इक्वल टू द WA/Ma ये MB प्लस के ऊपर चला जाएगा तो MB/WB, ये फाइनल फार्मूला आ गया किसके लिए बाबू, जब हमसे पूछेगा कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्वेंट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, इस कंडीशन में भी फार्मूला को यूज करेंगे। और सिंपल हमसे मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो हम लोग P नॉट बी माइनस P टोटल बाय P नॉट बी कर देंगे। क्लियर दैट, अगर दी केवल मोल फ्रैक्शन दे दिया और रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछेगा तो जो वैल्यू मोल फ्रैक्शन का होगा यही वैल्यू इसका हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग इस पे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो W है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, W वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, M ए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, MB ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NB मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, X ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ गए छोटू? तो आप ये समझिए कि P नॉट भी दे दिया जाए और P टोटल दे दिया जाए और सॉल्यूट का नाम अगर दी पता हो तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, सॉल्वेंट का नाम पता हो तो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, WA दे दे W भी निकल जाएगा, W भी दे दे WA निकल जाएगा। यानी कि आराम से हम अगर दी निकालना चाहे किसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ वैल्यू हमको नॉन चाहिए। जैसे कि सपोज करो P नॉट बी P और P टोटल दे दे, WA दे दे, MB दे दे, MA दे दे, W भी निकल जाएगा। क्लियर मेरी बात करने समझ रहे हो ना? इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। छोटे इसको लिख लो। अभी हम लोग छोटू डिस्कस कर रहे थे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि P नॉट बी माइनस P टोटल बाय P नॉट बी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि आप कह सकते हो छोटे कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यस, तो बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर आप मुझे ये बताइए कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कैसे है। अभी आपने क्या पढ़ा, वैसा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता हो, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करता, उसे हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो छोटे बाबू रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, यानी कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। इस वजह से रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है छोटे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। उसी को मैंने लिखा है, हेंस रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, देयरफॉर इट इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। कंसेप्ट क्लियर? आइए अभी हम ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का करा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर फिक्स है, इज 0.850 बार। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान देना छोटे, अभी जो हमारा डिस्कशन है उसमें सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन वोलेटाइल तो आप समझते हो वेपर में चेंज नहीं करेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जब उसको एक्वस सॉल्यूशन वाटर में डिसॉल्व करोगे तब वह डिसोसिएट नहीं होगा, और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जब उसको वाटर में डिसॉल्व करो डिसोसिएट हो जाए। हमारा डिस्कशन अभी जो हो रहा है सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और सॉल्वेंट तो भी वोलेटाइल। वेट है 0.5 ग्राम। व्हेन एडेड टू द 39 ग्राम ऑफ बेंजीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज इतना बार। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। इस टाइप का सवाल अभी हम लोग नहीं किए थे, हम लोग केवल राउल्स लॉ में ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे
कि पी नॉट बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी नॉट बी माइनस पी टोटल को लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी नॉट बी माइनस पी टोटल बाय पी नॉट बी को रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हमारा जो क्वेश्चन डिस्कस होगा वो वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, उस टॉपिक पे छोड़े। क्लियर दैट? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन have two component आपका है बेंजीन एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये आपका सॉल्यूट है छोटे, और ये आपका बेंजीन जो है सॉल्वेंट है। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। ये जो है नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है, और ये आपका सॉल्वेंट क्या है, वोलाटाइल है। समझ गए? आइए ध्यान रखना, सॉल्वेंट हर समय वोलाटाइल लेना है, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यानी कंटेनर में केवल सॉल्वेंट है, यानी कि पी नॉट बी की बात हो रही है, 0.850 बार। ए नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेट 0.5 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट WA 0.5 ग्राम। When added to 39 gram of benzene, weight of solvent WB 39 gram. Vapor pressure of the solution then is 0.845 bar. P total 0.845 बार। जैसा कि आप जानते हैं, अगर कंटेनर में केवल सॉल्वेंट है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। किससे? जब कंटेनर में सॉल्यूट का भी पार्टिकल आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पे नॉन वोलाटाइल है, तब सरफेस पे सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल आने की वजह से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का मात्रा कम जाएगा, वेपर प्रेशर कमेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। सॉल्यूशन कब बनेगा? जब उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व कर देंगे। क्लियर है? समझा चुका आपको बारीकी से। तो ध्यान देना, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लेस देन है यहाँ पे 0.850 है, 0.845। समझ गए छोटू? अब देखिए इधर हम मिटा रहे, ध्यान दीजिएगा। निकालना है आपको व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। पी टोटल आपको निकालना है छोटे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है? तो आप जानते हैं कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट बी माइनस पी टोटल बाय पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। ये होता है Na बाय Na प्लस Nb, जो कि हम लोगों ने माना था Na बाय Nb, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का मोल बहुत ज्यादा है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो WA बटे Ma इनटू Mb ऊपर चला जाएगा, Mb बाय WB। ये हो गया फाइनल फार्मूला। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, आप जानते हैं, आपको समझाने के लिए इतना हम लिखे हैं छोटे, WA इंटू MB बाय Ma इंटू WB।
अब आइए पी नॉट बी 0.850 माइनस पी टोटल 0.845 बाय पी नॉट बी 0.850 W weight of solid 0.5 into MB molecular weight of solvent। तो MB यहां पे लिख देते हैं छोटे। सॉल्वेंट है आपका बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का एक होता है 12, तो 12 छक 72 6 78 ग्राम पर मोल, क्योंकि जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1 मोल के बराबर, तो 78 बाय एम ए हमको निकालना है WB वेट ऑफ सॉल्वेंट 39। जब आप कैलकुलेट करोगे छोटे एम ए बराबर आएगा 170 ग्राम पर मोल। समझ गए छोटू? क्लियर है? इसको इससे माइनस कर देना बाय इतना, इसको मल्टीप्लाई करना, फिर जो आएगा ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों क्रॉस में एम ए बराबर इतना इंटू 0.5 इंटू 78 बाय इसको माइनस करने जो आएगा इंटू 39 हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए छोटू? इसको लिख लो। आइए कुछ छोटे एक और क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm of Hg। 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water। Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative loading। तो सबसे पहले देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट है आपका यूरिया NH2CO NH2 मान लो ये, तो ध्यान देना है हर समय यहां पे सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल है, ये बात ध्यान में रखना है। सॉल्वेंट है आपका वाटर, मान लो बी। कहता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर यानी पी नॉट बी 23.8 mm ऑफ Hg प्रेशर का यूनिट है, टेम्परेचर फिक्स है। फिर कहता है 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। वेट ऑफ सॉल्यूट WA 50 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट WB 850 ग्राम। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ध्यान समझा छोटो? क्या समझा? जब वाटर कंटेनर में अकेले था तो उसका वेपर प्रेशर था 23.8 mm ऑफ Hg। जब उसमें 50 ग्राम यूरिया को डिजॉल्व कर दिया गया तो पूछ रहा है तब उस वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा, यानी कि उस वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया डिजॉल्व हो चुका है, तब वह वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। और आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वही पूछा जा रहा है छोटे, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, यानी कि जब वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया डिजॉल्व हो गया तब इस वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। पी टोटल आपसे पूछा जा रहा है। एंड इट्स रिलेटिव लॉडिंग, रिलेटिव लॉडिंग को क्या कहते हो? पी नॉट बी माइनस पी टोटल बाय पी नॉट बी बराबर वाट। समझ गए? क्लियर? आप देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है सो रिलेटिव लॉडिंग निकाल लेते हैं, फिर हम लोग पी टोटल निकाल लेंगे। क्लियर है? तो आइए, जहां तक हम लोग जानते हैं कि पी नॉट बी माइनस पी टोटल बाय पी नॉट बी बराबर होता है एफ से,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट Na प्लस Nb। हमने बताया था आपको कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए Na प्लस Nb लगभग Nb के बराबर, तो हम लोगों का था Na बाय Nb। Na है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Wa वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट मोल बाय Nb मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Wb बटे Mb। तो हम कह सकते हैं Wa बटे Ma इंटू Mb, ऊपर चला गया Mb बाय Wb। इतना बार बार लिखना नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं। जो हम लोगों ने प्राप्त किया Wa इंटू Mb बाय Ma इंटू Wb। लेकिन आपको ये डायरेक्ट याद नहीं रहेगा, आप ये वाला कंसेप्ट याद रखिएगा कि P नॉट बी माइनस पी टोटल बाय P नॉट बी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है Na बाय Na प्लस Nb। सर बोले फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मोर ग्रेटर देन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसलिए Na प्लस Nb को लगभग Nb मानेंगे, Na बाय Nb। इसको आप याद रखिए। क्लियर है, समझ गए छोटू? आप देखो बाबू, Wa वेट ऑफ सॉल्यूट 50 है इंटू Mb मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट Mb। चलो Mb निकाल देते हैं। आपका सॉल्वेंट है आपका वाटर, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? एटीन ग्राम पर मोल। तो यहां पे 18 लिख दीजिए बाय Ma मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये भी लिख देते हैं आइए। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे छोटे, सारे एटम का एटॉमिक वेट निकाल के जोड़ देना, 60 ग्राम पर मोल आएगा। 60। Wb वेट ऑफ सॉल्वेंट 850 ग्राम। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे छोटू, आपका आएगा 0.017 mm ऑफ Hg, 0.017, जो कि आपका कहलाएगा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि एक क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमको पी टोटल निकालना है। जहां तक हम लोग जानते हैं, एक आंसर मिल गया कि P नॉट बी माइनस पी टोटल बाय P नॉट बी बराबर कितना आया है? बोलो। 0.017। P नॉट बी का वैल्यू है आपका 23.8 माइनस P टोटल मुझे निकालना है बाय 23.8 इक्वल टू द 0.017। ठीक है छोटे, हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं। 23.8 माइनस P टोटल इक्वल टू द 0.017 इंटू 23.8। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो छोटे। ठीक है, आपको करने के बाद आएगा बाबू 0.4046, इसलिए P टोटल 23.8 माइनस 0.4046 आ जाएगा लगभग आपका 23.4 mm ऑफ Hg। सेकेंड आंसर मिल गया आपका। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे
रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ गए छोटो, इसे लिख लो। आइए छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो छोटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है। ऐसे भी हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे, सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल लेंगे और सॉल्वेंट को वोलेटाइल। और अभी हम लोग सॉल्यूट जो ले रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। मान लो ये सॉल्वेंट आपका ऑक्टेन है, अल्केन का फार्मूला CnH2n+2 जैसा आप जानते हैं, तो C8 2 × 8 + 2 यानी C8H18। समझ में आ गया बाबू। मान लो इसे भी कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल, यानी कि WA आपको निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट। MA मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है 40 ग्राम पर मोल, which should be dissolved in 114 ग्राम। WB वेट ऑफ सॉल्वेंट है 114 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालो 12/96 और 18 114 ही आ जाएगा। ये भी ग्राम पर मोल। कहता है कि भाई आपको वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है, जिसको डिसॉल्व किया जाता है 114 ग्राम ऑक्टेन में, तो रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर, यानी कि ऑक्टेन जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस है कितना 80%। समझ गया, रिड्यूस टू कितना 80%। यानी कि मान लो लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो ऑक्टेन है आपका 100 mm ऑफ He, परसेंटेज का मतलब 100 हम कंसीडर करेंगे, इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिड्यूस टू कितना हो जाता है 80%, यानी कि 80 mm ऑफ Hg। हम लोग जानते हैं छोटे P0B माइनस P टोटल बाय P0B बराबर होता है XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो XA बराबर आप कहते हो Na प्लस NB। यहाँ पे मान लो कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर है, तो Na प्लस NB लगभग NB के बराबर, तो Na/NB आप कहते हो, Na को कहते हो WA/MA, NB को कहते हो WB/MB। इसको आप लिख सकते हो WA/MA, ये MB पलट के ऊपर चला जाएगा, MB/WB। अब बताओ छोटो, P0B आपका कितना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को आप P0B कहते हो। लीजिए मेंशन कर देते हैं, इसे P0B कहा जाता है। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को आप P टोटल कहते हो, तो है आपका 100 माइनस 80/100 बराबर WA आपको निकालना है, MB 114/MA 40, WB 114, ये कैंसिल हो गया।
20/100 बराबर WA/40। Therefore W equal to the weight of shallow 20 into 40/100 बराबर 8 ग्राम। समझ गए छोटू। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर दैट? तो आप लोग पढ़ के रखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। आपको जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे और मन लगा के पढ़ें। समझ गए बाबू? ओके, थैंक यू।